नमस्कार। हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को पढ़ना स्टार्ट किया है। कुछ एक मैसेज आ रहे हैं कि सर ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो जो सिलेबस में है वही पढ़ा दो। मैं ये कहता हूँ कि ये देखने में आपको लंबा लग रहा है, बहुत ही शॉर्ट में और ऐसे पढ़ाऊँगा कि इसमें पहले जो था ना भाग, ये जो विषय वस्तु जो इसकी है, अध्याय 1 में जो थी उसमें परिभाषाएं थी उसमें अनुच्छेद 1 और जो धारा 1 और 2 थी, तो अध्याय 1 के अंदर परिभाषाएं थी। उन परिभाषाओं के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर उनके बारे में अपने को पता नहीं होगा, किसी की परिभाषा के बारे में पता नहीं होगा, तो हम आगे जो आएगी जैसे पदावधि और निहित, इस तरह से अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में अगर अपने को पता नहीं होगा तो आगे के अपने जो चैप्टर पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनकी परिभाषाएं या उनके जो अर्थ है वो बताना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात ये कि इसको कोई भी चीज़ अपने को पहली बार आई है, क्योंकि इसमें अगर लागू नहीं है तो कहीं और लागू कर देंगे, कभी आगे के एग्जाम हो गए एग्जाम उसमें लागू कर देंगे। तो इसलिए इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर मान लो इसमें 30% चैप्टर होते और 70% छोड़ दिया जाता तो अपन इसको सिलेक्टिव पढ़ते, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। कोई शायद 5-10% कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन नहीं की गई है सिलेबस के अंदर। इसलिए अपना को ये पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ समझ में आ जाए। और पूरा पढ़ने का आपको ज़्यादा क्या होगा, 5 या 10% आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 2। इसके अंदर धाराएं कितनी है, 3 से लेके 50 तक, 3 से लेके 50 तक, यानी 48 धाराएं हैं इसके अंदर। और नगरपालिकाओं का गठन और शासन इसका विषय वस्तु है। इसे जो इस पाठ का नाम क्या है, जो अध्याय 2 है, इसका नाम क्या है, नगरपालिकाओं का गठन और शासन, यानी कैसे गठन होता है, किस प्रकार के कौन कौन से सदस्य आते हैं और इनका किस प्रकार से इसका जो अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं या चुनाव होता है, और उसका शासन प्रशासन कैसे करता है, ये उसके बारे में दिया गया है। तो अपने एक एक करके पढ़ेंगे। धारा 3, इसमें नगरपालिकाओं का परिसीमन का मतलब है नगरपालिकाओं से संबंधित, उसकी संरचना करने से संबंधित सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे नगरपालिका को बढ़ाना, नगरपालिका का गठन किया जाता है वो, प्लस नगरपालिका को हटाना। अगर किसी को नगरपालिका बना दी गई है, ऐसे लग रहा है कि नगरपालिका की बजाय इसको ग्राम पंचायत बना दिया जाए, तो भी उसको बना दिया जाता है। यानी नगरपालिका को बनाना, नगरपालिका को हटाना, उसके क्षेत्र को जोड़ना, उसके क्षेत्र को हटाना, यानी किसी क्षेत्र को जोड़ना, किसी क्षेत्र को उसे नगरपालिका क्षेत्र से बाहर कर देना। और पूर्व के सदस्यों का रहना या न रहना, अगर पूर्व के सदस्य नगरपालिका है और उसको ग्राम पंचायत घोषित कर दी गई है, तो उसके सारे के सारे सदस्य हैं वो निरस्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। वो उस ग्राम पंचायत में जाकर के एक एज ए वोटर्स के नाम से रह जाएंगे। और ये हो जाएंगे रहना नहीं रहना। और रहेंगे कैसे, रहेंगे ऐसे, जब उसी ग्राम पंचायत को अगर कोई ग्राम पंचायत है, नगरपालिका को ग्राम पंचायत बना दिया है तो सारे के सारे सदस्य 0। अगर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बना दिया गया है तो उसका जो अध्यक्ष यानी सरपंच, उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच, और उसके वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य जो होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, वो उनके एज इट इज सरपंच क्या बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा। उप सरपंच क्या बन जाएगा, नगरपालिका का उपाध्यक्ष बन जाएगा। और उसके जो वार्ड पंच वगैरह जो है सदस्य हैं वो क्या बन जाएंगे, नगरपालिका के पार्षद यानी सदस्य बन जाएंगे। इस तरह से ये सारी की सारी बातें बताई गई है। फिर नए जोड़े गए क्षेत्र में 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। अगर कोई नया क्षेत्र जोड़ा गया है, नए जोड़े गए क्षेत्र में 6 महीने के, अगर नया क्षेत्र जोड़ा गया है, जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत के अंदर 10,000 की आबादी जोड़ी गई है, उस 10,000 की आबादी के अंदर कोई ना कोई वार्ड मेंबर तो होने चाहिए ना। उन वार्ड मेंबरों का चुनाव उसके जोड़े जाने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। जैसे मान 10,000 के मेंबर होते हैं, उसके अगर 3 सदस्यों का चुनाव होना है, तो वो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव करके उस नई या जिसके अंदर जोड़ी गई है उसके अंदर समाहित किया जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। मिलाए गए क्षेत्र के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केवल सदस्य रहेंगे। अगर कोई नगरपालिका किसी दूसरी नगरपालिका में मिला दी गई है तो उसके चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे उसका सदस्य हो, वो क्या रहेंगे, केवल और केवल सदस्य रहेंगे। क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो वहाँ पहले से है, उनको हटा करके इनको नहीं बनाया जाएगा। ये चाहे पहले से अध्यक्ष भी थे, लेकिन वहाँ जाकर के क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सारे के सारे सदस्य बन जाएंगे। किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया गया है तो सरपंच, उपसरपंच और पंच क्रम से क्या बन जाएंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, सरपंच तो अध्यक्ष बन जाएगा, उपाध्यक्ष जो उपसरपंच है उपाध्यक्ष बन जाएगा, जो सदस्य यानी वार्ड पंच है वो उसके सदस्य बन जाएंगे। ये धारा 1 जो 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर बहुत सारा मैटर दिया गया है जो समझना बहुत जरूरी है। फिर धारा या जो इसका पाठ 2 की जो अध्याय 2 की जो धारा 4 है, नगर पालिका बोर्डों को अधिनियम के तहत या एक्ट के ऐसे उपबंध में परिवर्तन से छूट की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। यानी इस प्रकार की जो सरकार के लिए कोई मायना नहीं रखती, सरकार के लिए कुछ एक छोटा सा काम होता है उसको क्या है वो नगर पालिका जो है उसको छूट दे सकती है राज्य सरकार के। ये छूट राज्य सरकार दे देती है जो अधिसूचना द्वारा नगर पालिका को देती है। यानी एक अधिसूचना जारी करके सरकार ये कहती है कि ये काम करने के लिए नगर पालिका को छूट है, ये काम कर सकती है। ये कौन देगा? राज्य सरकार। किसमें? धारा 4 में। धारा 5 के अंदर क्या है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन। यानी नगर पालिका की स्थापना की जाएगी तो उसमें निगमन का मतलब है उसकी एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी, एक निगमित निकाय होगी, वो उसके हिसाब से काम करेगी जिसके अंदर उसकी मोहर और उसके जो पद और उसके ऑफिसेज हैं वो होंगे। क्या है? किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका बनाकर नगर पालिका बोर्ड के नाम से जाना जाएगा और नगर पालिका बोर्ड से एक निगमित निकाय होगा यानी कॉर्पोरेट बॉडी होगी, उसके नाम से एक मोहर भी होगी, नगर पालिका के नाम से एक मोहर भी होगी, एक स्टैंप भी होगी। तो यह धारा 5 में है। धारा 6 में क्या है? नगर पालिका की संरचना कैसे होगी? सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और अध्यक्ष का कई बार समय समय पर सरकारें तय करती है कि अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, वो सरकार पर निर्भर है। लेकिन जो सदस्यों का चुनाव है वो एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है और संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। जैसे सदस्यों का चुनाव जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। न्यूनतम 13 वार्ड होते हैं, कोई भी नगर पालिका होती है कम से कम 13 वार्ड होंगे, अधिकतर कितने भी हो सकते हैं जो सरकार समय समय पर निर्देशित करती रहेगी। प्रतिनिधित्व यानी उसके प्रतिनिधि कौन कौन होंगे? नगर पालिका के अंदर नगर पालिका के डायरेक्ट चुने गए सदस्य प्लस उस क्षेत्र के अंदर आने वाले, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एमएलए और एमपी है वो भी उसके सदस्य होंगे। ठीक है ना? और उसमें नाम निर्देशित मनोनीत सदस्य भी होंगे जो कम से कम 3 होंगे। ये जो 3 सदस्य होंगे, 3 या उस जो सदस्य है उनके 10%। अगर मान लो 30 व्यक्ति है या तो उसमें क्या होगा? 3 व्यक्ति चुने जाएंगे। 20 व्यक्ति है तो 20 के 10% कितने होंगे? 2 होंगे। यानी जो कम होगा ना उनमें से चयन किया जाएगा। 3 जरूरी नहीं है, अधिकतम होंगे। अगर मान लो 40 सदस्य है तो 3 ही चुने जाएंगे, अगर 20 सदस्य है तो 2 ही चुने जाएंगे। यानी क्या लिखा हुआ है देखो, प्रतिनिधित्व क्षेत्र में आने वाले एमएलए एमपी, विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या सदस्यों का 10% जो भी कम हो, यानी या तो 10% होगा या 3 व्यक्ति होंगे, 3 होंगे और जो कम होगा उसी को माना जाएगा, जो कम हो मनोनीत किए जाएंगे। आरक्षण भी SC ST OBC और महिला के अनुसार होगा। SC ST यानी उस जनसंख्या के अंदर जो SC ST OBC का है उसके आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। SC ST OBC और महिलाओं के आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं का वर्तमान में 50% है जैसे वैसे। फिर ये जो आरक्षण है ना SC ST और OBC का जो आरक्षण है अनुच्छेद 334 के तहत होगा। जैसे संविधान में था ना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर अनुच्छेद 334 के तहत उनका जो आरक्षण 10 साल में बढ़ाया जा रहा था, अगर वो 10 साल के अंदर कम कर दिया जाएगा तो इसमें भी खत्म हो जाएगा। तो ये होगा अनुच्छेद 334 के तहत इनको आरक्षण मिलेगा SC ST और OBC को, क्योंकि ये राजनीतिक आरक्षण है, वो मूल अधिकार वाला अनुच्छेद 16 वाला वो नहीं है। धारा 7 में है पद अवधि। पद अवधि क्या होगी? इनकी जो पहली बैठक होगी उससे 5 साल तक होगा। इनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अगर भंग हो जाती है और तो नई वाली जो शेष कार्यकाल के लिए होती है, यानी पहली बैठक होती है तब तक इसका 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर इसको हटा नहीं दिया जाता या फिर नगर पालिका को भंग नहीं कर दिया जाता तो क्या होगा? 5 साल तक। अगर भंग कर दी जाती है तो क्या होता है कि जब दोबारा चुनाव होते हैं ना, उनका जो बचा हुआ शेष कार्यकाल होता है ना, तब तक ही वो कार्य नगर पालिका काम करेगी। यानी कि 2 साल के बाद में अगर चुनाव हो जाते हैं तो बचे हुए 3 साल के अंदर ही वो आगे काम करेगी। 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे। अब धारा 8 नगर पालिका का शासन
पालिका में निहित, नगर पालिका का जो शासन है वो नगर पालिका में निहित होती है। और नगर पालिका का जो हेड कौन होता है? अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद नगर सभापति, और उसका नगर निगम का कौन होता है? महापौर। उनमें शासन जो है वो निहित होता है, यानी उनका प्रशासन जो अध्यक्ष होता है वही करता है। और अध्यक्ष कौन होता है? और नगर पालिका का अध्यक्ष जो है उनके नाम से नगर पालिका का शासन चलता है। वार्डों का विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या मान ली जाती है, जैसे सरकार तय करती है कि 3000 पर एक सदस्य चुना जाएगा, या 1500 चुना जाएगा, या 1000 पर चुना जाएगा, वो सरकार तय करती है। जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। वार्ड बनाए जाते हैं मतलब जनसंख्या के आधार पर। फिर है वार्डों की अवधारणा। निर्वाचन हेतु वार्डों की सीमा, SC ST OBC और OBC की महिला और यथासंभव, यानी निर्वाचन के लिए जो वार्डों का जो निर्धारण कैसे किया जाता है, वार्ड की अवधारणा यानी वार्डों का निर्धारण कैसे किया जाता है, उनकी जनसंख्या को ले लेते हैं। फिर उनके SC ST जो वार्डों के अंदर SC और ST और OBC की जनसंख्या के अनुसार उसमें किया जाता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार से जैसा संभव है वैसा किया जाता है। फिर है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के अंदर क्या व्यवस्था होती है? सबसे पहले नामावली तैयार करेंगे, फिर उसके वार्ड के अंदर नामावली तैयार करके उसको वितरण किया जाएगा, और उसके हिसाब से नामावली तैयार करके चुनाव आयोग को निर्देश जैसे चुनाव आयोग निर्देश देगा उसके अनुसार चुनाव करा दिया जाएगा। यानी चुनाव में ये चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, क्या प्रावधान नहीं होंगे, क्या होंगे, इस तरह से वो चुनाव करा दिए जाते हैं निर्वाचन नामावली तैयार करवा के। फिर है निर्वाचन योग्य 11 हो गया। फिर होता धारा 12, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग है अकेला तो काम कर नहीं सकता, कुछ कार्य प्रत्यायोजन यानी उनको नीचे वाले जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं या उप निर्वाचन आयुक्त होता है या उप निर्वाचन आयोग जो सदस्य होते हैं उनको कर दिया जाता है, उनको कार्य सौंप दिया जाता है। आप ये काम करोगे। आप जैसे यहाँ निर्वाचन आयोग जिले में निर्वाचन आयुक्त कलेक्टर को सौंप दिया जाता है कि आप जिले का निर्वाचन अधिकारी आप होंगे और आप चुनाव कराओगे। इस तरह से प्रत्यायोजन कर दिया जाता है काम का। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली कैसे तैयार होगी? 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और मामूली तौर पर वहाँ रह चुका हो। मामूली तौर पर का मतलब ये नहीं है कि विदेशी कोई आ गया या 2 साल या 3 साल रह लो उसको नामावली तैयार करो, ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि आप रहने वाले भारत के नागरिक तो होंगे ही होंगे, पहले भारत के नागरिक होंगे। आप भारत का अगर नागरिक हो, अगर आप राजस्थान में रह रहे हो और आपकी नौकरी या फिर बिजनेस आप कर रहे हो जम्मू कश्मीर में कर रहे हो या फिर आप पंजाब में कर रहे हो, हरियाणा में कर रहे हो, वहाँ अगर आप 2 या 3 साल से ज़्यादा रह रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ जाए या मैं तो उसके आधार पर जहाँ आप वहाँ रह रहे हो उसका एक एफिडेविट देके आप वहाँ अपना नाम खुलवा सकते हो। ये होता है मामूली तौर पर निवास होना। और स्थायी निवास कहाँ होगा? जहाँ आप स्थायी निवास, आप जहाँ घर बना के रहना चाहते हो, सारी उम्र वहीं रहना चाहते हो, वो आपका स्थायी निवास हो जाता है। आपका जो गांव होता है, शहर होता है, वो होता है आपका मूल निवास या स्थायी निवास। और जो मामूली निवास का मतलब ये होता है कि 2 या 3 साल के बाद जो सरकार तय करती है उस टाइम तक अगर आप उस क्षेत्र में रहते हो तो आपका नामावली में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, पंजीकृत कर दिया जाएगा अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो। ये हो गया नगर पालिका निर्वाचन नामावली में हेतु योग्यता। भारत का ये प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली 18 वर्ष की तैयार हो जाना चाहिए और मामूली तौर पर निवास कर देना। फिर निर्वाचक नामावली हेतु योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक हो, भ्रष्ट आचरण नहीं हो और मानसिक रूप से कोर्ट द्वारा विकृत नहीं घोषित कर दिया गया हो, तो ये होगा आपकी योग्यता हो जाएगी। फिर मिथ्या घोषणा का मतलब होता है नामांकन और पुनरीक्षण या शुद्धि के अंदर कोई मिथ्या घोषणा कर देता है तो 2000 तक की दंड और 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है अगर आप इसमें घोषणा गलत कर देते हो तो। मिथ्या कोई घोषणा कर देता है कोई व्यक्ति तो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा परामर्श किया जाता है, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्त करता है या कौन मनोनीत करता है? राज्य सरकार नियुक्त करती है निर्वाचन आयोग के परामर्श से। निर्वाचन आयोग को पूछ करके या निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर के उनकी मशविरा कर करके ऐसे अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नॉमिनेट करती है, नियुक्त करती है। कौन? राज्य सरकार। मिथ्या घोषणा होगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य सरकार जिसे नाम निर्देशित करे। जिले के अंदर कौन चुनाव कराएगा ये राज्य सरकार तय करेगी। अगर कलेक्टर को वो काम नहीं देना चाहती है कि कलेक्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं तो उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनको भी राज्य सरकार है वो नॉमिनेट कर सकती है, उनको नियुक्त कर सकती है कि आप चुनाव करवाओगे। चुनाव की टोटल जिम्मेदारी आपकी होगी, ये राज्य सरकार तय करेगी।
फिर है स्थानीय प्राधिकारियों के कार्मिक वृंद उपलब्ध करवाना, यानी चुनाव कराने के लिए कलेक्टर अकेला तो करेगा नहीं, या उप जिला कलेक्टर वगैरह जिनको भी वो चुनाव अधिकारी बनाएगा वो तो करेगा नहीं, उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की हेल्प लेने के लिए उन अधिकारियों की भी नियुक्ति वो उनको कह देते हैं, आप जिन जिन की सहायता लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो क्या होगा, प्रत्येक स्थानीय अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी होगा जो इनको पहले आर ओ नियुक्त करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके बाद उनके साथ में 2 या 4 कर्मचारी और इनके दिए जाएंगे। फिर है धारा 19, धारा 18 तक होगी। धारा 19 के अंदर क्या है, निर्वाचन अधिकारियों और कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति पर माना जाना, यानी चुनाव कराने के अंदर जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं उनको उस टाइम के लिए क्या है, प्रतिनियुक्त माने जाते हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति होती है, वहाँ अलग से उनको मानदेय दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, आने जाने का TADA वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता है, और उस चुनाव के अंदर ही वो प्रतिनियुक्त माने जाते हैं, डेपुटेशन पर माने जाते हैं। वो जो भी 5, 4, 10 दिन के लिए जो भी चुनाव कराते हैं उस टाइम के लिए उनको डेपुटेट माना जाता है। फिर है निर्वाचन नामावलियों की तैयारी में पदीय कर्तव्य भंग, अगर निर्वाचक नामावली तैयार करने में कोई कर्मचारी अधिकारी कोताही बरतता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो क्या होगा, उसको 2 साल की जेल हो सकती है, या 1000 से लेकर 2000 तक रुपए का दंड भरा जा सकता है, या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं, यानी 2 वर्ष की जेल और 1000 से लेकर 2000 तक दंड दिया जा सकता है, या फिर ये दोनों के दोनों एक साथ में दिए जा सकते हैं। फिर है सदस्यों की अर्हता, सदस्य की अर्हता मतलब ये जो सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं ना उन सदस्यों के लिए क्या योग्यता होती है, वो होती है कि SC ST OBC महिला को देखते हुए 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिर उसमें वार्ड जो आरक्षित होते हैं SC ST OBC और महिलाओं को ध्यान रखते हुए कोई वार्ड तय किए जाते हैं, इस वार्ड के ये वार्ड जो है महिला के लिए आरक्षित है और ये SC ST OBC के लिए आरक्षित है, और महिलाओं में भी ऐसा होता है कि SC महिला के लिए, ST महिला के लिए, OBC महिला के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से जो भी सरकार तय करती है, चुनाव आयोग तय करता है, उसके हिसाब से चुनाव होता है, लेकिन उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। फिर है 1 से अधिक चुनाव लड़ना निर्बंधन, कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वो गलती से भी चुनाव लड़ जाता है तो या तो उसको जो टाइम तय किया होता है 3 बजे से पहले, अंतिम नाम वापस लेने की अंतिम तारीख से 3 बजे से पहले अगर एक को छोड़ करके दूसरे सभी जिन पे वो फॉर्म भरा है उसमें वापस ले लेता है तो वो एक जगह से चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो जहाँ भी वो 3 जगह 2 जगह से चुनाव लड़ेगा, चुनाव होने के बाद में अगर वो 3-4 जगह जीत भी जाता है तो सारी की सारी सदस्यता भंग कर दी जाती है, शून्य कर दी जाती है। ये हो गया 1 से अधिक चुनाव लड़ना निर्बंधन। चुनाव लड़े तो सभी उम्मीदवारी निरस्त। यानों लाउड स्पीकरों पर निर्बंधन, 2000 का दंड है। अगर इन चीज़ों का, जिन चीज़ों का निर्बंधन कर दे सरकार, रोक लगा देती है कि ये चीज़ें आप यूज़ नहीं करोगे, अगर यूज़ करते हैं तो फिर 2000 रुपये का दंड होता है, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। अगर ये दंड वगैरह जो कार्रवाई नहीं करता तो, पालन नहीं करता तो। सदस्यों की निरहताई, कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि, 6 माह से अधिक जेल में नहीं होना चाहिए, और 2 साल 2 से सदस्य अधिक नहीं होना चाहिए, 2 संतानों से ज़्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए, और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी 2 औलादों से ज़्यादा औलाद नहीं होनी चाहिए, और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि के 6 माह से अधिक जेल में नहीं हो। अगर ये जेल में रह भी गया है तो कम से कम 6 महीने का टाइम बीत जाने के बाद तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 6 महीने की जेल में है या फिर 6 महीने की जेल अभी भी काट के आया है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर 5 साल की जेल काट के आया है तो वो कभी नहीं लड़ सकता। फिर है मतदान का अधिकार, केवल 1 मत का अधिकार है, अधिक मत दे तो सारे मत शून्य हो जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति 1 से ज़्यादा वार्डों में अगर उनका नाम है भी तो भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता, सिर्फ 1 जगह वोट देगा जहां उसकी वो देना चाहता है कि 1 जगह में वोट देगा। अगर वो कहता है मेरे 1 जगह वोट है, दूसरी जगह भी मैं दूसरी जगह भी दूंगा क्योंकि मेरा वहाँ नाम है, ऐसा नहीं कर सकता। अगर देगा तो दोनों के दोनों वोट, जितने भी वोट देगा वो सारे वोट शून्य हो जाएंगे। सदस्यों की निरहता, फिर मतदान का अधिकार, फिर मत देने की रीति, ये मतपत्र द्वारा होगा, मतपत्र दे करके, मतपत्र तैयार करके मतपत्र देना होगा, या फिर EVM मशीन द्वारा होगा,
मतदान पत्र तैयार करके बैलेट बॉक्स द्वारा होगा या फिर ईवीएम द्वारा होगा, जो भी सरकार तय करेगी। आकस्मिक रिक्ति किस प्रकार भरी जाएगी? 6 महीने के अंदर चुनाव के। अगर कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई त्याग पत्र दे देता है या किसको हटा दिया जाता है, तो उसकी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा सीट कौन सी खाली हुई है। अगर एससी की खाली हुई है, एससी का चुनाव लड़ेगा। एसटी की खाली हुई है तो एसटी का चुनाव लड़ेगा। ओबीसी की खाली हुई है तो ओबीसी का चुनाव लड़ेगा। महिला एससी एसटी ओबीसी की जो खाली हुई है तो वही लड़ाया जाएगा जिसकी सीट खाली हुई है। ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर निर्वाचन अपराध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा धारा 135 से लेके 136 के बीच में जो धाराएं हैं उनके अनुसार इनको क्या किया जाएगा, अपराध जो है वो घोषित किया जाएगा। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण क्या शब्द है? चुनाव के अंदर भ्रष्ट आचरण का मतलब ये होता है, भ्रष्ट आचरण कोई करेगा तो उसके चुनाव के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। जैसे किसी को दबाव दे के वोट दिलाना, किसी को पैसे दे के वोट दिलाना, किसी को डरा धमका के वोट दिलाना, किसी को धर्म, जाति, मूल, वंश इनके आधार पर इमोशनल अत्याचार करके वोट दिलवाना। कोई कहेगी यार हमारे धर्म का है तो इसको वोट दे दो, या फिर राजनीतिक प्रतीकों का सहारा लेकर के, जैसे कोई राष्ट्रवाद का सहारा लेकर देखो इसके नाम पर, या किसी धार्मिक प्रतीक का नाम के, राष्ट्रीय प्रतीक का नाम के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के देखो तू अगर मान लो इसको वोट नहीं देगा तो तू राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा या राष्ट्रगान का अपमान करेगा। ये देखो भारत, अगर भारत का निवासी है तो फला 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 पार्टी को वोट दे क्योंकि ये देशभक्त पार्टी है और ये देशद्रोही पार्टी है। इस तरह से मतलब बरगला के या किसी को गुमराह करके वोट दिलाना ये भी एक अपराध है। तो क्या है, भ्रष्ट आचरण। इस तरह के भ्रष्ट आचरण, किसी को पैसे दे दिए, किसी को डरा दिया, धमका दिया और किसी को लालच दे दिया, किसी भी प्रकार का उसको मेरा वोट देने का अधिकार है कि मैं फला पार्टी को वोट दूंगा, तो मेरे को इस पार्टी से हटाने के जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो भ्रष्ट आचरण है। ठीक है। निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। निर्वाचन सरकार किस रीति से करती है, किस प्रकार करवाती है, इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, कानून के अनुसार या इस एक्ट के अनुसार कोई उनके साथ में कोई बुरा हुआ है या उनके साथ में कोई भेदभाव हुआ है तो वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। लेकिन निर्वाचन किस रीति से करवाएगी, जैसे दो संतानों से अधिक वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। इस तरह से मैंने कोई एक्ट के अंदर जो प्रावधान कर दिया गया है जिसमें राज्यपाल के साइन किए हैं, ऐसे ये एक्ट नहीं बना, राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं, उस मामलों के अंदर कोई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। निर्वाचन याचिका, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में, यानी इस प्रकार की कोई अगर मामला जाती हुई है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकता है। जिला जजों के आदेशों की अपीलें, जिला जज ने जो आदेश कर दिए उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। वो किसमें, 30 दिन के भीतर। अगर जिला जज की निर्णय आपको पसंद नहीं आया उसके खिलाफ 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। समस्त उम्मीदवारों का चुनाव अपास्त, यानी सारे के सारे नगर पालिका के सदस्य हैं, उन सब के सदस्यों की सदस्यता शून्य करने के लिए उनको अपास्त यानी सदस्य हटाने के लिए जो प्रावधान है वो कुल सदस्य जो अगर मिल करके साइन करके 2/3 सदस्य मिल करके अगर ये कर दे कि नगर पालिका बोर्ड को भंग किया जाए तो किया जा सकता है, या धारा 31 से लेके 31 और 32 के तहत कोई अपील की जाती है तो उनके सदस्यों की सदस्यता हटा दी जाती है। फिर है आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता, यानी आदेश और जो विनिश्चय या जो नियम जो आदेश निकाले जाते हैं उनकी जो अंतिमता, यानी अंतिम आदेश किसका चलेगा, जिला जज का। जिला जज का जो निर्णय है वो अंतिम होगा इनके आदेशों के तहत। निर्भरताएं जो है किसके तहत परिभाषित है, अनुच्छेद ये जो धारा 28 है उसमें तो अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध कौन कौन से अपराध, किस प्रकार के अपराध होते हैं वो, और भ्रष्ट आचरण का जो परिभाषा दी गई है वो धारा 29 में दी गई है। फिर है धारा 36 निरहता में हटाया जाना और अवधि घटाना, ये राज्य सरकार करेगी। यानी निरहता करी हुई है तो उसको हटाया जाना और उसकी जो तय कौन करेगा, राज्य सरकार तय करेगी।
36 के अंदर है शपथ। कलेक्टर या कलेक्टर का जो प्रतिनिधि है वो उसको शपथ दिलवाएगा। कोई भी सदस्य चुनाव होता है तो ये तो कलेक्टर दिलाएगा या कलेक्टर का प्रतिनिधि दिलाएगा जो जिसको वो नियुक्त करेगा। फिर है त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है अध्यक्ष को देंगे, सभी के सभी लोग अध्यक्ष को देंगे त्याग पत्र। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर वहाँ से जो सदस्य है उनको, वरिष्ठतम सदस्य है उसको देंगे। फिर सदस्य का हटाया जाना। उल्लंघन पर 3 या 3 से अधिक बैठकों में अब्सेंट रहता है तो या तो किसी भी कानून का जो इस एक्ट के अंदर जो प्रावधान किए गए उन कानूनों का अगर उल्लंघन करता है या फिर 3 बैठक या 3 से अधिक बैठकों में बिना सूचना अब्सेंट रहता है तो उसको हटा दिया जाता है, सदस्य को हटा दिया जाता है। सदस्यता न रहने पर भी पीछे की जांच हो सकती है। यानी अगर कोई सदस्य है, वर्तमान में है और उनके खिलाफ कोई जांच करनी है तो भी हो सकती है। अगर वो सदस्य नहीं भी रहा है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है या उसको हटा दिया जाता तो भी इसके खिलाफ जांच है वो नगरपालिका करवाएगी। फिर है धारा 41। धारा 39 के तहत हटाए जाने पर निर्दयता 6 माह तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी धारा 39 के अंदर, धारा 39 क्या कहते हैं, सदस्यता को हटा जाना। अगर उनको हटा दिया गया है तो 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद में लड़ सकता है 6 महीने से बाद में। अगर मान लो चुनाव दोबारा होते हैं क्योंकि दोबारा चुनाव लड़ूंगा, अगर 6 महीने से पहले चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर है धारा 42। नगरपालिका का सदस्य और अन्य पद साथ साथ नहीं रह सकते। यानी कोई नगरपालिका का सदस्य है और वो एमएलए का चुनाव, पहले एमएलए है अगर मान लो कोई, या एमपी है, क्यों लड़ेगा? पहली बात तो चुनाव क्यों लड़ेगा? अगर एमएलए है नगरपालिका का चुनाव क्यों लड़ेगा? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है आगे उसके जीतने की चांसेस कम होते हैं। वो सोचते यार मैं नगरपालिका का चुनाव लड़ दूँ, नगरपालिका का चेयरमैन बन जाऊँगा, नगर निगम चेयरमैन बन जाऊँगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ लेता हूँ। तो वो या तो उस सीट से त्याग पत्र देवे जिस पे है वो, नहीं तो फिर वो सदस्यता नहीं मानी जाएगी, निर्रहित मान दिया जाएगा, हटा वो मान लेंगे। और हटाए जाने के 6 महीने की चुनाव। फिर है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की। नगरपालिका प्रत्येक, यह दोनों सदस्यता साथ साथ नहीं चलती। धारा 43 में है प्रत्येक नगरपालिका का अध्यक्ष, प्रत्येक नगरपालिका का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। प्रत्येक नगरपालिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, धारा 43 में। फिर धारा 44 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की विधि मान्यता जिला जज में निहित होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वैलिड है या नहीं, विधिक रूप से अपने पद पर है या नहीं, उसका जो है निश्चय कौन करेगा, उसका अपील या उसका जो कार्यवाही है कौन करेगा? जिला जज करेगा, जिला न्यायाधीश करेगा। फिर है नगरपालिका के कार्य। 45 के अंदर नगरपालिका के कार्य। नगरपालिका के कार्य अपन से छुपे नहीं है, बहुत सारे काम हैं, जैसे नगरपालिका नाली बनाना, लाइटें, रोड लाइटें बनाना और सड़कें बनाना। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो जो काम करवा सकती है करवाती है, वो सारे के सारे उनके काम होते हैं। बूचड़खाना को नियंत्रण करना है तो उनको हटाना या जैसे भी नियम है, और गौशालाएँ खोलना और जो आवारा पशुओं का इनका नियंत्रण, साफ सफाई और भवन निर्माण की जो अनुज्ञा देना नहीं देना और अतिक्रमण हटाना, बहुत सारे काम है नगरपालिका के। तो ये हो गए 45 के अंदर। आप ये मान लो 45 से अधिक काम है नगरपालिका के, 45 से अधिक काम है। और 46वां कार्य भी है, यार अन्य कार्य भी है क्या, 46वां कार्य भी है। इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। और 47 के अंदर क्या है? सरकार द्वारा समनुदेशित कार्य। 47 के अंदर मतलब सरकार काम देती है। 47 अगर सरकार भी कोई बताती है कि ये काम करने तो वो भी काम करेगी। 48 के अंदर अध्यक्षों उपाध्यक्षों के कार्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या क्या काम करेंगे? मूल रूप से तो सभी काम कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है या उसके अनुपस्थिति में कौन काम करता है? वो काम करता है उपाध्यक्ष। फिर है धारा 49 अभिलेखों की अभिरक्षा के कर्तव्य। अभिलेखों की यानी जो नगरपालिका के अंदर जो सुरक्षा संबंधित जो काम है वो कौन करता है? नगरपालिका में ईओ, और नगर परिषद में कमिश्नर आयुक्त, और नगर निगम में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये उसके कार्य होगी। फिर कार्यभार सौंपना। कार्यभार कौन किसको सौंपेगा? अध्यक्ष है वो किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो वरिष्ठ सदस्य को। इस तरह से अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र दे देगा या कार्यभार सौंप देगा।
और उपाध्यक्ष है वो किसको देगा? अगर अध्यक्ष है वर्तमान में तो वो अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष नहीं है तो वर्तमान जो वरिष्ठ सदस्य है उसको दे देगा जिसको कार्यभार सौंपा गया है। और सदस्य है वो भी ऐसे ही करेगा, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को दे देगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो वहाँ वर्तमान में उपस्थित जो भी सदस्य है वो इनको उपस्थित दे देगा। तो इसमें कई धाराएं हैं, 50 लगभग 48 धाराएं हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीके से आपको याद करने का तरीका सिखाया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखो इसको आप याद कर सकते हो, सदस्यता हेतु निर्अर्हता अर्हता, यानी सदस्य कौन योग्य होगा, कौन होगा भाई SC ST OBC को ध्यान में रखते हुए 21 धारा 21 के अंदर 21 वर्ग का होना चाहिए, तो इसकी क्या हो जाएगी? योग्यता हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, धारा 3 से लेके 50 तक कुल 48 धाराएं हैं और अध्याय जो है इसका 2 है। ये देखो 48 धाराएं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आगे वाला देखेंगे। ले लिया? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।